हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अरिथमेटिक टू एडवांस। आज के इस वीडियो में हम एसएससी सीपीओ 5 अक्टूबर 2023 के शिफ्ट फर्स्ट के मैथ्स के क्वेश्चन सोल्व करेंगे और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड करके रख सकते हैं। और ये आज जो है आपका प्रैक्टिस सेट 7 है। अब 2 शिफ्ट के पेपर और बचे हैं तो जल्द ही उनको भी कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो चलिए फटाफट से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करते हैं। अब देखिए, एक ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। अब अर्धगोला आपके पास कुछ इस तरह से होता है। अब अगर अर्धगोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात होती तो ये वाला जो है क्षेत्रफल ये होता और इसका फॉर्मूला होता है 2πr²। बट संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात हो रही है, यानी कि ये जो वर्ताकार भाग है ऊपर का, इसका क्षेत्रफल भी इसमें काउंट होगा। इसका क्षेत्रफल क्या होता है πr², यानी कि πr² इसमें ऐड करेंगे तो 3πr², यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 3πr²। तो वैल्यू रख दीजिए, यानी कि 3 इंटू में 22/7 इंटू में r² बराबर आपके पास हो जाएगा 4158 के। 22 से काटेंगे, 22 से कम 22, शेषफल कितना बचा 19 का बचा, उतारेंगे 5 195 और 22 8 176 होता है। अब यहाँ पर शेषफल फिर से 19 बचेगा, उतारेंगे 8 198 और 22 नमा 198 होता है। 3 से काटेंगे तो 36 का 18, 3 3 का 9। अब यानी कि r² बराबर कितना आ जाएगा, ये 963 होता है, यानी कि 9 इंटू में 7 करेंगे और 7 इंटू में 7 कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 49 लिख दिया। अब यहाँ पर r बराबर वर्गमूल लेंगे तो 3 इंटू में 7 आएगा, यानी कि 21 आपके पास ये आ गया। पूछा गया था आयतन, यानी कि 2/3 πr³ होता है अर्धगोले का आयतन, यानी कि 2/3 इंटू में पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7 इंटू में 21 इंटू में 21 इंटू में 21। अब यहाँ पर 7 3 का 21 कैंसिल हो जाएगा। ये आपके पास यहाँ पर 2 दूनी का 4 और इंटू में 1 करते हैं। यूनिट डिजिट आपके पास कितना आता 4 आता, यानी कि यूनिट डिजिट जैसे ही 4 आया ऑप्शन नंबर 2 आप टिक कर देते आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर देखिए, यदि कुल 4980 लोगों का सर्वेक्षण किया गया तो फुटबॉल को दर्शाने वाले क्षेत्र द्वारा निर्मित केंद्रीय कोण क्या होगा। तो फुटबॉल का देखना था, यानी कि फुटबॉल ये डार्क ब्लू वाला दिखाई पड़ रहा है, ये है, ये आपको यहाँ पर 30% लिखा हुआ है अगर दिखाई नहीं दे रहा तो। ठीक है, बाकी इंग्लिश वाले यहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। हम जानते हैं कि केंद्र पर जो कोण बनता है ये 360 डिग्री का बनता है और ये अपने आप में 100% होता है। तो 100% बराबर 360 डिग्री। तो आप यहाँ पर 30% की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। 30% बराबर कितना हो जाएगा 30 इंटू में 360 का 30% कैलकुलेट कर लेंगे। 20 से 20 खत्म, 36 का 3 गुना करते 108 डिग्री आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए, रूप की आय मधु की आय से 20% अधिक है, तो मधु की आय रूप की आय से कितने प्रतिशत कम है, यानी कि 1/5 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू, यानी कि 5 अगर मधु की आय है तो रूप की आय 6 यूनिट हो जाएगी, इससे 5 से 1 अधिक हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, ये मधु की आय जो है रूप की आय से कितने कम है, 1 कम है, 1 कम है, रूप की आय 6 से गुणा करते हैं 100 से 1/6 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है 16 से 2/3% आंसर। नेक्स्ट देखें, जेड के अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को 12% की छूट देने के बाद जो है 6622 में बेचा गया, जेड का मान कितना था। अब यहाँ पर देखिए 12% का छूट दिया गया, यानी कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 3 आपके पास 25 होती है, यानी कि जेड का आप कैलकुलेट कर लेंगे 22/25। तो ये विक्रय मूल्य आएगा और विक्रय मूल्य 6622 दे रखा है, तो 22 से काटेंगे 22 3 66 और यहाँ पर 2 में 0 बार जाएगा, 22 से कम 22 और 25 से इधर गुणा कराएंगे तो जेड बराबर आ जाएगा 25 से कम 25, 25 3 75 आंसर। नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। तो आपने फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर में से माइनस करते हैं a - b का होल स्क्वायर, तो आपके पास 4ab आता है। इसी तरह से जस्ट अगर मैं इसका उल्टा कर दूं, यानी कि a - b का होल स्क्वायर में से माइनस कर दूं a + b का होल स्क्वायर, तो ये आपके पास -4ab आएगा। और यहाँ पर कुछ इस तरह से आपके पास ये दे रखा है, तो यानी कि इसकी वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, माइनस का 4 a की जगह 1 है, इंटू में b की जगह 2x है, तो ये आपके पास -8x आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर देखिए, a और b प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करते हुए एक कार्य को क्रम से 24 और 30 दिनों में पूरा करते हैं। कार्य 2 पालियों में किया जाना है, सुबह की पाली 6 घंटे की और शाम की पाली 4 घंटे की है। पहले दिन a सुबह कार्य करता है और b शाम को कार्य करता है और वे प्रतिदिन अपने पाली परस्पर बदल लेते हैं। कार्य किस दिन पूरा होगा। अब यहाँ पर देखिए, a जो है वो 24 दिन में कार्य कंप्लीट कर सकता है, b जो है ये 30 दिन में कार्य कंप्लीट कर सकता है। एलसीएम लेंगे 120 आ जाएगा, 24 × 5 120, 5 इसकी एफिशिएंसी, 4 इसकी एफिशिएंसी। अब यहाँ पर टोटल वर्क कैलकुलेट करेंगे, टोटल वर्क 120 नहीं होगा यहाँ पर। ये देखिए, ए 10 घंटे काम करके 24 दिन में कंप्लीट कर सकता है, यानी कि ए 10 घंटे कार्य करके
24 दिन में कंप्लीट करता है। तो यहाँ से टोटल वर्क आ जाएगा, यानी कि 5 इंटू में 10 इंटू में 24 करेंगे तो ये आपके पास 1200 आ जाएगा। ठीक है, 24 5 120, 1200 आ जाएगा। इसी तरह से आप यहाँ पर बी से भी कैलकुलेट कर सकते थे, यानी कि बी इंटू में 10 इंटू में 30 करते, बी की एफिशिएंसी 4 रखते, 1200 ही आपके पास आता। अब यहाँ पर देखिए ये पहले दिन का मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, पहले दिन और दूसरे दिन का यहाँ पर लिखूंगा। ठीक है, तो अब पहले दिन यहाँ पर ए कार्य करता है फर्स्ट पाली में 6 घंटे। ठीक है, फिर बी कार्य करता है सेकंड पाली में 4 घंटे। इसी तरह से बाद में ये दूसरे दिन पालियां चेंज कर लेते हैं, यानी कि बी पहली पाली में 6 घंटे कार्य करेगा और फिर ए कार्य करेगा दूसरी पाली में 4 घंटे। बस इसी तरह से काम ये चलता जाएगा आगे भी। तो यहाँ पर ए जो है वो 5 की एफिशिएंसी से 6 घंटे तक कार्य किया, बी ने 4 की एफिशिएंसी से 4 घंटे तक, इसने 4 की एफिशिएंसी से 6 घंटे तक, 5 की एफिशिएंसी से 4 घंटे तक। गुणा कर दीजिए, 5 6 के 30, 4 चौके 16, 6 चौके 24, 5 चौके 20। अब यहाँ पर 2 दिन का टोटल कर दीजिए, यानी कि यहाँ पर ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये आपके पास 46 यूनिट आ जाएगा। और यहाँ पर अगर टोटल करेंगे तो ये आपके पास 44 यूनिट आ जाएगा। अगर आप इन दोनों दिन का टोटल करते हैं तो यहाँ पर ये 44 और 46 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। यानी कि 2 दिन के अंदर 90 यूनिट का काम हो रहा है, 2 दिन के अंदर 90 यूनिट का काम हो रहा है। हमें कराना कितना है, 1200 के पास लेकर जाना है। तो यहाँ पर 90 को अगर 10 से गुणा कराएंगे तो 900 कम रहेगा, 11 से करेंगे तो भी कम रहेगा, और 12 नमा 108 फिर भी कम रहेगा। 13 से गुणा करना है, यानी कि 13 नमा 117 और ये 0 आ जाएगा। 13 से इधर भी गुणा करेंगे तो ये 26 दिन के अंदर जो है यहाँ पर 1170 यूनिट का काम हो जाएगा। 26 दिन तो ये हो गए। ठीक है, अब शेष काम कितना बचा वो देख लीजिए। यानी कि अगर मैं शेष काम की अगर बात करूं तो शेष काम यहाँ पर टोटल काम कितना था, 1200 था। 1200 में से 1170 माइनस करेंगे, शेष काम 30 बच गया। ये डायरेक्ट करने वाली चीज़ें हैं। अब यहाँ पर देखिए इसी तरह से ये काम चलता जाएगा 2 दिन तक का। ठीक है, अब यहाँ पर शुरुआत में फर्स्ट डेज आएगा, लास्ट में। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट दिन जो है 46 यूनिट का काम हो रहा था, बट यहाँ पर बचा कितना था, 30 यूनिट काम बचा था। तो 30 यूनिट का काम कौन से दिन खत्म होगा, 27वें दिन खत्म हो जाएगा। भाई ये 27वें दिन 46 यूनिट का काम कर सकते हैं, बट यहाँ पर बाकी कितना बचा था, बाकी यहाँ पर बचा था 30 यूनिट ही बचा था। तो यानी कि ये 27वें दिन जल्दी ही काम को निपटा देंगे, यानी कि वो दिन था 27वां। तो 27 जो है आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 12.25% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में दे 9429 के ऋण का भुगतान करने के लिए वार्षिक किस्त कितनी होगी। नोट लगाकर आपको दे रखा है, किस्तों का भुगतान पहले वर्ष, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के अंत में किया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए वो किस्त मान लेते हैं हम 100 है, ठीक है, और 3 साल तक ये पे की जाती है। तो यानी कि 100 करके हम मान लेते हैं कि पे की जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पहली किस्त पर तो कोई ब्याज नहीं लगेगा, लेकिन दूसरी किस्त पर ब्याज लगेगा 1 गुना, यानी कि दूसरे वर्ष ब्याज लगेगा 1 गुना, और ये 12.25%। अगर आप यहाँ पर 100 का 12.25% कैलकुलेट करेंगे तो ये इतना ही होगा, इसीलिए मैंने 100 माना था यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए 2 गुना, तीसरे वर्ष 2 गुना लगेगा, यानी कि 12.25 का 2 गुना। टोटल कर लीजिए, आपके पास 12 दूनी 24, यानी कि 124.50 आ जाएगा। और यहाँ पर टोटल करेंगे तो ये आपके पास 112.25 आएगा, और यहाँ पर ये आपके पास 100। अब इनका सभी का टोटल कर लीजिए, आपके पास कितना आ रहा है, 336.75 आ रहा है। अब यहाँ पर जो है हमारे हिसाब से जो है ये कितना आ रहा है, ये 336.75 का पेमेंट किया जाएगा, और क्वेश्चन में दे रखा है इतने का भुगतान किया जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 9429। तो हमें तो किस्त बतानी थी जो हर प्रत्येक वर्ष पे की जा रही थी, यानी कि 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 इंटू में 9429 बटे करेंगे आप ये 336.75, और यहाँ पर देखिए पॉइंट हटाएंगे तो बटे में से ये गुणा में 100 आएगा। अब ये आप इसको काट दीजिए, यानी कि काटें तो यहाँ पर ये 25 से कटेगा, 25 चौके 100, और ये 25 से कटेगा, 25 से कम 25, 8 बचा, 25 3 75, और यहाँ पर आपके पास बचेगा 11 बचेगा, और उतारेंगे 7 117, 25 100 के 100, 17 बचेगा, 25 7 175। अब यहाँ पर देखिए यूनिट डिजिट आपके पास 7 है, यहाँ पर 9 है। तो अगर हम इसको 7 से मल्टीप्लाई करें तो यूनिट डिजिट 9 आ रहा है, यानी कि इस संख्या को आप कंप्लीट 7 से मल्टीप्लाई करा के देखना, यही आपके पास आएगी, यानी कि 7 बार इससे कट जाएगा। अब 7 चौके 28, और 28 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये 2800 आपके पास आंसर आ जाएगा। यानी कि वो किस्त कितनी थी, 2800 थी, जो प्रत्येक वर्ष पे की जा रही थी। मिड फर्स्ट में हेमंत द्वारा प्राप्त अंक मिड फर्स्ट में सभी छात्रों द्वारा प्राप्त कुल अंकों के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो यहाँ पर हेमंत का देखना था, और मिड फर्स्ट में यानी कि ग्रे कलर वाला दे रखा है। अगर आपको हिंदी में क्लियर नहीं दिखाई पड़ रहा है तो इंग्लिश में देख लीजिए। यहाँ पर ये रहा, हेमंत का देखना था, ये 30 रहा, और यहाँ पर ये 33 है।
तो यहाँ पर ये टोटल आप यहाँ पर कर लेंगे। ये 30 तो हेमंत का है, ठीक है, और ये 33 और 30 कितना हो गया, 63 हो गया। ये 30 जो है, ये 33 और 30 63 हो गया, 63 और 36 कितना हो गया, 99 हो गया, और 99 और 21 कितना हो गया, 120 हो गया। यानी कि जो 30 था 120 का कितना परसेंट है ये बताना था। तो यहाँ पर ये 20 तो ये सॉरी यहाँ पर ये 30 से काट दीजिए, यहाँ पर ये 4 बार कटेगा, 1/4, 1/4 के परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, 25%। आंसर नेक्स्ट देखें। ए विक्रेता द्वारा बेचे गए ब्रांड फर्स्ट लैपटॉप की संख्या बी विक्रेता द्वारा बेचे गए ब्रांड टू लैपटॉप की संख्या से कितनी अधिक है। तो यहाँ पर ए का देखते तो यह 4000 दे रखा है, यानी कि ये 4 टोटल कितना हो रहा है, 4 यूनिट हो रहा है। 4 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 4000, यानी कि कितना गुना दे रखा है, 4000। 4 का कितना गुना, 1000 गुना है, यानी कि 1000 गुना है। तो हमें तो 3 ब्रांड फर्स्ट का देखना था, यानी कि 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1000 से गुणा करेंगे तो 3000 आएगी। इसी तरह से आप यहाँ पर बी का देखते तो यहाँ पर ये 2 और 1 3 बन रहा है, टोटल कितना बन रहा है, 3, और क्वेश्चन में दे रखा है यहाँ पर सारणी में दे रखा है 6000। 3 यूनिट की वैल्यू 6000 दे रखी है, कितना गुना दे रखा है, 2000 गुना दे रखा है। तो यहाँ पर ब्रांड 2 का देखना था, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2000। 2000 से गुणा कराएंगे एक को तो 2000 ही होगी। अब इन दोनों का डिफरेंस देखना था, यानी कि 3000 में से माइनस कर दीजिए 2000, 1000 इनका डिफरेंस, आंसर आ गया। नेक्स्ट देखें। अब वही क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा हुआ था, तो इंग्लिश वाले इसको पढ़ के जो है सॉल्यूशन बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख, अब यहाँ पर देखिए 2010 और 2011 में संस्थान एक्स में नामांकित छात्रों की औसत संख्या तथा 2011 और 2012 में संस्थान वाई में नामांकित छात्रों की औसत संख्या के बीच कितना अंतर है। तो यहाँ पर हिंदी में तो आपको क्लियर दिखाई पड़ेगा नहीं, यानी कि एक्स का देखना था। एक्स आपको ब्लू कलर वाला दे रखा है, और 2010 और 2011 का मैं इंग्लिश में सोल्व करा देता हूँ इसको, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसमें थोड़ा सा डाटा आपको क्लियर दिखाई पड़ रहा होगा। यहाँ पर देखिए एक्स ये आपको कलर वाला दे रखा है, ये 320 2010 और 2011 में देखते हैं तो ये 240, ये 320 में यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, 320 240 टोटल करिए 560 है। इसी तरह से आप यहाँ पर वाई का देखते हैं, ऑरेंज कलर वाला 2011 और 2012 के अंदर, यानी कि इसके और इसके अंदर। तो ये ऑरेंज कलर वाला 320, ये 320 लिखा हुआ है, और ये 200 लिखा हुआ है। तो टोटल करते आपके पास ये 520 होता। इन दोनों का डिफरेंस देखिए कितने का, 40 का। चाहे तो आप 2 का भाग करके डिफरेंस ले लीजिए, अदरवाइज डिफरेंस लेकर 2 का भाग कर दीजिए, आपके पास आंसर क्या आएगा, 20 आएगा। नेक्स्ट देखिए। अब इनका महत्तम समावर्तक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना था, तो यहाँ पर बड़ी वैल्यू जो है 7 है, तो 7 से देखते 78 नहीं कटेगा, तो ये नहीं होगा। इसके बाद 5 बड़ी संख्या, 5 से भी 78 नहीं कटेगा, नहीं होगा। 2 से देखेंगे तो सारी संख्या डिविजिबल हो जाएंगी, यानी कि 2 जो है इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। इनका चतुर्थानुपाती फोर्थ प्रोपोर्शनल बताना था, तो चतुर्थानुपाती एक्स मान लेते हैं, यानी कि इनका इसके साथ रेशियो और इसका इसके साथ रेशियो बराबर होगा। तो ये 0.48 अपॉन 0.84 बराबर होगा आपके पास 32 अनुपात आपके पास एक्स। अब यहाँ पर देखिए पॉइंट से तो पॉइंट कट जाएगा, 12 से काटते तो 12 4 48, और यहाँ पर 12 7 84, 4 से काटते 8 के 32, इधर ऊपर 1 बचा, यानी कि तिरछा गुणा कराते तो x बराबर 7 8 56 आ जाता, आंसर आ गया। नेक्स्ट देखें। एक वृत्त में जीवाएं ए बी और सी डी आंतरिक रूप से ई पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि सी डी बराबर 18 सेंटीमीटर, डी ई बराबर 5 सेंटीमीटर, ए ई बराबर 13 सेंटीमीटर, तो बी ई की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए मैं एक सर्किल आपको बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये आपको एक सर्किल दे रखा है, इसके अंदर 2 जीवाएं जो है आंतरिक रूप से प्रतिच्छेद कर रही हैं। मान लीजिए इस तरह से एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। ये ए बी जीवा हो गई, और ये आपके पास सी डी जीवा हो गई। सी डी आपको टोटल दे रखी थी 18, ये टोटल 18 दे रखी थी। इसमें से डी ई, ये ई पर प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है। इसमें से डी ई आपको 5 यूनिट ये दे दी गई, तो अब 18 में से 5 घटाएंगे तो 13 बचेगी, यानी कि सी ई कितनी बच गई, 13 यूनिट बच गई। अब यहाँ पर ए ई बराबर आपको 13 दे रखा है, यानी कि ये वाली 13 दे रखी है। तो बी ई की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी कि बी ई ये एक्स मान लीजिए। अब यहाँ पर ये एक्स इंटू में 13 बराबर होगा ये 13 इंटू में 5 के, 13 इंटू में 5 की ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो 13 से 13 कट जाएगा, x बराबर कितना बचा, 5, आंसर। नेक्स्ट देखें। साइन ए बराबर 2/3 है, तो इसका मान बताना था। तो एक त्रिकोण, ये आप त्रिभुज बना लीजिए, यानी कि आपके पास समकोण त्रिभुज हो जाएगा। ये ए एंगल है, तो इसके सामने का लंब और ये कर्ण हो जाएगा, और ये आधार कितना हो जाएगा, 9 - 4 करेंगे तो 5 बचेगा, √5। इस ब्रैकेट की वैल्यू -7 माइनस ये आपके पास लंब बटे कर्ण, यानी कि आपके सॉरी लंब बटे आधार, यानी कि 2/√5 इस ब्रैकेट की वैल्यू, और इस ब्रैकेट की वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस आधार बटे कर्ण, यानी कि √5/3। इसको सॉल्व कर देना था, यानी कि 7 के अगर इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 7 × 21 आ गया, और ये प्लस में 7 √5/3 आ जाएगा, और इसके गुणा कराएंगे इस ब्रैकेट में तो ये माइनस का 6/√5
और यहाँ पर माइनस में आ जाएगा 2√5 बटे में 3√5, √5 से √5 कैंसिल। अब देखिए माइनस का 2/3 और इस 21 को एक साथ सोल्व कर लीजिए, 21 3 63 होगा और ये -2 होगा ऊपर, तो ये आपके पास 61/3 बचेगा। इसी तरह से यहाँ पर √5 की अगर इस √5 से गुणा कराएंगे तो 5 आएगा और 5 7 35 हो जाएगा और ये 36 का 18 माइनस करेंगे 35 में से तो ये 17 बचेगा और बटे में 3√5 ये एलसीएम आ गया, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब इनका लघुत्तम समावर्ती एलसीएम बताना था, तो अगर आप यहाँ पर देखते तो ये इसी का फैक्टर है, ठीक है। तो अगर आप देखते तो 73 और इस संख्या के अंदर जो है 1 और 73 ये दो ही कॉमन फैक्टर हैं, तो यानी कि 73 से अगर इसमें भाग देकर देखें तो कंप्लीट चला जाएगा, यानी कि इसका 9 गुना दे रखा है, 9 त्रिका 27, 9 7 63 और 2 65, यानी कि यहाँ पर जो है ये आपके पास बड़ी वाली संख्या ही इनका एलसीएम होगा। अब देखिए कोस ए बराबर ये आपको 1/2 दे रखा है, तो इसका मान बताना था। कोस का मान 1/2 60 डिग्री पर होता है, तो यहाँ पर साइन 180 डिग्री माइनस ए करेंगे तो ये साइन ए होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये इस तरह से चतुर्थांश होते हैं, ये 180 डिग्री पर होता है। अब देखिए 180 डिग्री में से माइनस ए हो रहा है, यानी कि अब सेकंड क्वाड्रेंट में ही रह जाएगा और साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और 180 डिग्री पर त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज होते नहीं है, तो यानी कि साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/2 आंसर। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर देखिए सभी स्कूलों में मिलाकर किस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या न्यूनतम है, तो न्यूनतम संख्या देखनी थी, यानी कि यहाँ पर आपको कुल दे रखा है, तो यहाँ पर कुल दे रखा है तो ये आपके पास न्यूनतम कक्षा 9th का दिखाई पड़ रहा है, आंसर आ जाता। अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो इसको वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं, यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक दुकानदार किसी वस्तु के क्रय मूल्य में 50% की वृद्धि करके मूल्य अंकित करता है और इसके अंकित मूल्य पर 40% की छूट प्रदान करता है, उसकी प्रतिशत हानि क्या होगी, तो कॉस्ट प्राइस अगर मैं 100 मान लेता हूं तो मार्क प्राइस क्या हो जाएगा, 50% अधिक यानी कि 150 हो जाएगा। अब सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 40% की छूट यानी कि 4/5 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है, एक सेकेंड, ये 20 दूनी 40 यानी कि 2/5 होती है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू, 2/5 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू, तो यहाँ पर 150 पर छूट दी जा रही है, 5 पर 2 की छूट दी जा रही है यानी कि 3/5 इसका कैलकुलेट कर देते हैं, तो 5 3 15 यानी कि 30 इंटू में 3 करेंगे 90, यानी कि 100 की वस्तु 90 में बेची जा रही है, 10 कम में बेची जा रही है, 10 कम में बेची जा रही है, 100 पर गुणा करते 100 से, तो ये आपके पास 10% का लॉस आ जाता। नेक्स्ट देखिए, खराब प्रदर्शन के कारण अर्पित का वेतन जो है 1 वर्ष के बाद 5% कम हो गया और दूसरे वर्ष के बाद 8% और कम हो गया। प्रारंभ में उसका वेतन 80,000 था, उसका वर्तमान वेतन क्या होगा, तो प्रारंभ में जो 80,000 था 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 यानी कि इसका 19/20 कैलकुलेट कर देंगे। इसी तरह से यहाँ पर 8% का मतलब क्या हो जाएगा, 2/25 यानी कि इसका 23/25 कैलकुलेट कर देंगे। तो यहाँ पर ये 0 से तो ये 0 खत्म और 25 दूनी 50 होगा, 50 में से 1 0 तो कट जाएगा, 5 का भाग लगाएंगे 800 में, तो ये 16×5 यानी कि 160 आएगा और यहाँ पर 160 यहाँ पर इंटू में करेंगे, ये 19 3 57 का 7 हासिल, 5 19 दूनी 38 और 5 43। अब यहाँ पर 16 7 112 का 2 हासिल आएगी 11, 16 दूनी 32 और 11 ये आपके पास आ जाएगा, एक सेकंड, 16 7 112 हासिल 11 और यहाँ पर 16 3 48, 16 3 48 और 11 कितना हो जाएगा 59 हासिल 5 आएगी, 16 4 64 और 5 कितना हो जाएगा 69 और आगे एक 0 आंसर आ जाता। नेक्स्ट देखिए, यदि वर्ष के दौरान खेलों पर व्यय की गई कुल राशि इतनी है तो क्रिकेट और हॉकी पर कुल मिलाकर कितनी राशि व्यय की गई थी, तो क्रिकेट का अगर देखते तो ये आपको दिखाई दे रहा है क्या, यहाँ पर ये 20% लिखा हुआ है शायद और यहाँ पर ये 13% लिखा हुआ है, ठीक है। और इंग्लिश वाले अगर पढ़ना चाहते हैं तो इसको पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके, ये 13% और ये 20%, जब आप इनका टोटल करेंगे तो ये आपके पास 33% होगा, तो 33% कैलकुलेट करेंगे, ये टोटल कितना दे रखा था 75 लाख दे रखा था, आगे 5 0 लगा दीजिए और बटे में 100, 2 0 से 2 0 खत्म। अब यहाँ पर देखिए कई तरह से आप गुणा करा सकते हैं, चाहे तो 75 को आप क्या लिख सकते हैं, 75 को 5 गुणा 15 करके लिख सकते हैं, 5 गुणा 15। अब यहाँ पर मैं डायरेक्ट करा रहा हूँ, यानी कि 33 का 5 गुणा करेंगे तो ये आपके पास 150 और ये 5 3 15 165 का 5 आ गया, हासिल आती है आपके पास 16 और 7 गुणा करते तो 210 और ये 21 यानी कि 231 और 16 कितना हो जाएगा 247 और ये आगे 2 0 3 0 आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए a+b+c बराबर 5 दे रखा और ये आपको दे रखा है 7 दे रखा है, तो इसका मान बताना था। तो थोड़ा सा काम था, अगर आप यहाँ पर फॉर्मूले आपको याद थे तो यहाँ पर CCL में भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए इन फॉर्मूलों से। इसका फॉर्मूला होता है a+ का b प्लस का c इंटू में a² प्लस का b² प्लस का c² माइनस करते हैं हम ab
प्लस का बी सी प्लस का सी ए। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू तो दे नहीं रखी है, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला और लगेगा। यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, और ये प्लस में 2 इंटू में ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी ए। ये वाला फॉर्मूला मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगा तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, यानी कि 7 रखेंगे, इसकी वैल्यू 7 दूनी का 14, 5 रखेंगे इसकी, तो ये आपके पास 25 माइनस 14 करेंगे 11 बचेगा, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 आ जाएगी। जो 11 वैल्यू आपके पास आई है वो यहाँ पर पुट कर देनी थी, यानी कि इसकी वैल्यू तो 5 थी ब्रैकेट के अंदर, 11 माइनस का 7 आएगा, यानी कि ये 7 माइनस 11 माइनस 7 करेंगे 4 बचेगा, 500 के 20। इतना सा काम करना था जितना मैंने ये ग्रीन पेन से लिखा, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आ जाता। नेक्स्ट देखें, 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक चाप के अंदर पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है थीटा बटे 360 इंटू में 2 पाई आर। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, यानी कि 60 बटे 360 इंटू में 2 इंटू में 22 बटे 7 इंटू में आर की वैल्यू रखते 42। तो 7 छिके 42, यानी कि 6 बार कटता, 6 से कट जाता 60 बार, और 60 से ये 60 कैंसिल, 22 दूनी 44 सेंटीमीटर जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर आ जाता। नेक्स्ट देखें, एक लंब वर्गाकार पिरामिड का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है 264 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि उस वर्ग के विकर्ण की लंबाई जो है 24√2 हो तो पिरामिड का आयतन ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन समझने लायक है। बाकी पिरामिड से रिलेटेड जो है कुछ फॉर्मूले, एक सवाल मैंने आपको पहले भी कराया, इसी जो है सीपीओ के अंदर ही करवाया। तो यहाँ पर जो है इसके शीर्ष को आप यहाँ पर मिला देंगे किसी एक बिंदु से ऊपर, ठीक है। तो ये आपके पास जो आकृति बन के आएगी इस तरह से, यही आपके पास पिरामिड है। अगर आप इनको मिलाएंगे तो कुछ इस तरह से ये आकृति बनेगी। तो पिरामिड की आकृति कुछ इस तरह से आपके पास होती है। अब यहाँ पर ये पिरामिड की आकृति है, ठीक है, बट आपको यहाँ पर जो है आधार इसका वर्गाकार दे रखा है, और आधार के वर्ग के जो है ये आधार वर्गाकार जो है इसके विकर्ण की लंबाई आपको दे रखी है, ये इसका विकर्ण। अगर आधार की वर्ग की जो है ये भुजाएं ए और ए हैं तो ये विकर्ण क्या हो जाएगा, ये √2a हो जाएगा, ये आपके पास √2a हो जाएगा। तो यहाँ पर √2a और ये विकर्ण आपको दे रखा था 24 √2 के बराबर। तो √2 से √2 कैंसिल, a बराबर कितना आ गया, 24 आ गया। तो भुजा आपके पास 24 आ गई आधार की, ठीक है। इसके बाद एक फॉर्मूला होता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का, यानी कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है इसका फॉर्मूला मैंने आपको पीछे शायद बताया है पीछे। यहाँ पर देखिए इसका आधार का परिमाप पेरीमीटर ऑफ बेस अपॉन 2 करते हैं, और मल्टीप्लाई में तिर्यक लंबाई यानी कि स्लेंट हाइट एल रखते हैं, और ये इक्वल टू आपको दे रखा है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 624 के बराबर। अब देखिए तिर्यक लंबाई जो है स्लेंट हाइट, ये मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। ये यहाँ पर जो है ये आपको दिखाई दे रही है तिरछी लंबाई, ये तिर्यक लंबाई होती है। अगर आप इस तरह से नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं आपको सामने की ओर बना के दिखा देता हूँ। ये आधार से लेकर शीर्ष तक की सीधी लंबाई जो है ये इसकी तिर्यक लंबाई होती है, ठीक है। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो ये आप समझ गए होंगे कि तिर्यक लंबाई क्या होती है। अब यहाँ पर आप वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपके पास ऊपर आधार का परिमाप कितना हो जाएगा, 4 गुणा भूसा, यानी कि 4 इंटू में 24/2 और इंटू में एल है, और ये बराबर 624। अब यहाँ पर देखिए आप 24 से काटेंगे तो 24 दूनी का 48, यानी कि 2 बार कट गया, और शेषफल कितना बचेगा, ये 4 और 14 बचेगा, 24 से 144, ठीक है। और 4 से काटेंगे, ये आपके पास 2 से काटेंगे 2 बार कटेगा, और 2 से ये 13 बार कट जाएगा, यानी कि L इक्वल टू तिर्यक लंबाई कितनी आ गई, 13 आ गई। ये जो तिर्यक लंबाई हमने मानी थी L, ये आपके पास 13 आ चुकी है। इसके बाद यहाँ पर देखिए इसका सेंटर मान लीजिए यहाँ पर है आधार का, ठीक है, आधार का सेंटर यहाँ पर है। इस सेंटर से लेकर जो है ये आप तिर्यक इसकी ऊंचाई यानी कि इसकी हाइट, पिरामिड की हाइट हो जाएगी, अगर लंब डालेंगे इसके ऊपर सेंटर पर, ठीक, आधार के सेंटर पर शीर्ष से लंब डालेंगे तो ये इसकी हाइट हो जाएगी, और ये आपके पास इसका आधार हो जाएगा। और ये जो कोण बनेगा यहाँ पर ये 90 डिग्री का बन रहा है, यानी कि समकोण त्रिभुज बनता हुआ आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक है। तो ये एल आपको यहाँ पर 13 दे रखी है, और ए हमारे पास ये 24 आई थी। तो यहाँ पर ये इस भुजा का यानी कि इस वर्ग की भुजा का आधा हो जाएगा, यानी कि ये 12 हो जाएगी। तो ट्रिपलेट से ये क्या हो जाएगी, ये त्रियक ऊंचाई यानी कि आपके पास 13 थी, ये 12 थी, तो ये हाइट इसकी हो जाएगी ट्रिपलेट से हो जाएगी 5, ठीक है। तो ये आपके पास हाइट आ चुकी है। तो अब आयतन कैलकुलेट करना था, तो इसका आयतन का फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था पीछे। आयतन का फॉर्मूला होता है बराबर
ये आपके पास होता है 1/3 इंटू में आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ बेस इंटू में हाइट होती है। अब यहाँ पर 1/3 इंटू में आधार का क्षेत्रफल यानी कि 24 इंटू में 24 और इंटू में हाइट रखेंगे 5। और यहाँ पर देखिए 8 त्रिका 24, ये 3 से काटेंगे 8 त्रिका 24, 8 पंजे 40 और 24 के 96 यानी कि 960 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो आपके पास इसका आयतन आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब ट्राइंगल एबीसी में कोण एबीसी और कोण एसीबी के समद्विभाजक एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि कोण बीओसी का मान 125 डिग्री है तो कोण बीएसी का मान किसके बराबर होगा। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन था, यानी कि यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेते हैं एबीसी, ये आपके पास एक एबीसी ट्राइंगल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये बी और सी जो एंगल बन रहे हैं यहाँ पर इनके समद्विभाजक जो है यहाँ पर परस्पर किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो है कुछ इस तरह से जो है इनके समद्विभाजक बनाए, ये ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं और ये एंगल जो बन रहा है ये 125 डिग्री का बन रहा है। ये एंगल जो बन रहा है ये थीटा मान लेते हैं। अब यहाँ पर आप अगर बीओसी एंगल बीओसी कैलकुलेट करते हैं तो ये किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, 90 डिग्री और प्लस में θ/2 इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे। बट बीओसी तो आपको दे रखा है 125 डिग्री, वैल्यू पुट कर दीजिए और ये बराबर 90 डिग्री और ये प्लस में θ/2, 90 डिग्री इधर माइनस करेंगे तो ये 35 डिग्री बचेगा और 2 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी कि 35 इंटू में 2 करेंगे तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा 70 डिग्री, यानी कि ये वाला एंगल आपके पास 70 डिग्री आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, अब ये देखें यहाँ पर वीडियो की क्वालिटी जो है थोड़ी सी इंक्रीज कर लीजिएगा अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा तो। यहाँ पर मैं यहाँ पर आपको ये बता देता हूँ, यहाँ पर देखिए 1/5 लिखा हुआ है, ठीक है। एक इसी कार्य को 1/5 भाग जो है 20 दिन में कर सकता है। तो 5 का 1 भाग, इसका मतलब क्या हुआ, 5 का 1 भाग 20 दिन में कर रहा है, यानी कि 5 ये जो पूरा भाग करेगा ये 5 इंटू में 20 करेंगे यानी कि 100 दिन में कंप्लीट कर सकता है। तो यहाँ पर ए जो है ये 100 दिन में कार्य कंप्लीट कर सकता है। इसी तरह से अगर बी का देखें तो यहाँ पर बी उसी कार्य का 30% भाग 36 दिन में कर सकता है। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10 यानी कि 3 भाग ये 36 दिन में कर रहा है, तो कितना गुना दे रखा है, 12 गुना दे रखा है। तो इसका अगर 10 का 12 गुना करेंगे तो 120, यानी कि बी जो है 120 दिन में कार्य कंप्लीट कर सकता है। इसी तरह से अगर आप यहाँ पर सी का देखें तो सी उसी कार्य का 80% भाग 160 दिन में कर सकता है। 80% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आपके पास 4/5 हो जाएगी, यानी कि 4 भाग 160 दिन में कर रहा है तो कितना गुना दे रखा है, 40 गुना, यानी कि अगर आप 5 का 40 गुना करेंगे तो ये 200 हो जाएगा, यानी कि बी उसी कार्य, ये सी जो है उसी कार्य को 200 दिन में कंप्लीट कर सकता है। एलसीएम लेंगे इन तीनों का तो ये 600 आएगा, इसकी एफिशिएंसी 6 यूनिट, ये आपके पास 5 और ये आपके पास 3 हो जाएगी। ये इनकी एफिशिएंसी आ चुकी है। अब क्वेश्चन में आगे क्या बोला जा रहा है वो देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन में आगे बोला जा रहा है कि अगर यहाँ पर बी और सी ने मिलकर कार्य करना शुरू किया और x दिनों तक कार्य किया, ठीक है, तो बी और सी ने एक साथ मिलकर जो है x दिनों तक कार्य किया, ये क्वेश्चन में बोला गया। आगे क्वेश्चन में बोला गया कि बी ने कार्य छोड़ दिया x दिनों के बाद और ए और सी ने जो है ए ने सी के साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया और दोनों ने शेष कार्य को x-41 डेज में कंप्लीट कर दिया, यानी कि ए और सी जो है एक साथ मिलकर कार्य शुरू किया और यहाँ पर x-41 डेज में कंप्लीट कर दिया। आगे क्वेश्चन में बोला गया कि यदि बी और सी द्वारा एक साथ मिलकर किए गए कार्य तथा ए और सी द्वारा एक साथ मिलकर किए गए कार्य का अनुपात ये है, यानी कि इनका रेशियो आपको बता दिया गया है कि ये 19:6 है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अकेले सी द्वारा 2x दिनों में उसी कार्य का कितना भाग पूरा किया जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए, ये आप बी की वैल्यू, यहाँ पर बी की एफिशिएंसी रखेंगे 5, सी की एफिशिएंसी रखेंगे 3, ए की एफिशिएंसी रखेंगे 6, सी की एफिशिएंसी 3, सोल्व कर दीजिए 8x हो जाएगा और अनुपात को भिन्न में मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर ये 9 और यहाँ पर ये x-41 इक्वल टू 19:6। 3 से काटेंगे 2 बार, 3 से काटेंगे 3 बार, तिरछा गुणा करा दीजिए 16x हो गया और ये आपके पास 19×3 57x हो जाएगा और ये माइनस के अंदर 41 इंटू में 57 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 57x में से 16x घटाएंगे तो एक साइड 41x आ गया, ये इधर आ जाएगा पॉजिटिव में हो जाएगा, यानी कि 41 इंटू में 57, 41 कैंसिल, x बराबर 57 तो 2x बराबर कितना आ जाएगा, यानी कि 114 आ जाएगा। तो यानी कि ये 2x डेज में सी को अकेले को कार्य कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ये सी कार्य करेगा 3 की एफिशिएंसी से 114 दिन तक और टोटल कार्य कितना था 600 था, यानी कि 600 का इतना भाग ये कंप्लीट कर देगा।
तो ये 114 को आप क्या लिख सकते थे, 2 इंटू में 57 लिख सकते हैं, और 3 इंटू में 2 करेंगे 6, और 6 से ये कट जाएगा 100, यानी कि ये कितना आ गया 57/100, यानी कि 57/100 भाग जो है ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेटिव क्वेश्चन था थोड़ा सा, बाकी इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें देखिए वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 20, 28, 34, 60 और 75 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो चाहे तो आप डिविजिबिलिटी चेक करके भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको डायरेक्ट कैलकुलेट करके बता देता हूँ। यहाँ पर 20 और 60 का एलसीएम लेंगे तो ये आपके पास 60 आ जाएगा। इन दोनों का तो एलसीएम आ चुका है। अब 75 के साथ चेक करेंगे, यानी कि 75 का इसमें भाग लगा दीजिए। 15 पंचे 75, 15 चौके 60, जहाँ तक कटे वहाँ तक काटना है। हर में कितना आया, 5 आया। तो यहाँ पर ऊपर हमने 60 लिया था, इंटू में 5 करेंगे, हर में जो 5 आया उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जो हमारे पास आया 60 इंटू में 5। अब दूसरी संख्या हम यहाँ पर लेंगे 28 लेकर, देखिए यानी कि 28 बट्टे में लेंगे तो 4 से काट दीजिए, 7 बार कटेगा, 4 से काटेंगे 15 बार, यानी कि हर में कितना आया 7 आया। तो ये जो अब अंश में हमने लिया था इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद हमारे पास जो है ये आया है 60 गुणा 5 गुणा 7। इसको हम चेक करेंगे इसके साथ 34 के साथ, यानी कि 34 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 से काटेंगे 17 बार और 2 से काटेंगे 30 बार। इसके आगे कुछ कटता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है, यानी कि 17 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 5 6 30 और 7 3 21, यानी कि 2100 आ जाएगा। और यहाँ पर जो है ये आपके पास आ जाएगा मल्टीप्लाई में 17, 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, 17 एकम 17, 17 दूनी 34 और 1 35, और आगे 2 0 आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें देखें निकुंज धारा के विपरीत दिशा में 1 घंटे में 4 किलोमीटर और धारा की दिशा में जो है 15 मिनट में 2 किलोमीटर की दूरी तय करता है। शांत जल में 7 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। अब 1 घंटे में ये 4 किलोमीटर चलता है, यानी कि यहाँ पर इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी विपरीत दिशा में, x माइनस वाई विपरीत दिशा में स्पीड होगी, और ये आपके पास आ जाएगी 4 में 1 का भाग लगाएंगे, यानी कि 4 किलोमीटर पर आवर आपके पास ये स्पीड आ जाएगी। तो ये बराबर हो जाएगा 4। इसके अलावा यहाँ पर ये जो 15 मिनट लिखा हुआ है इसको घंटे में चेंज करते हैं तो 60 से डिवाइड करते हैं, यानी कि 15 चौके 60, 1/4 घंटे आ गया। अब ये 2 किलोमीटर चल रहा था, यानी कि 2 में भाग लगाते 1/4 का, तो ये 4 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि बराबर 8 किलोमीटर पर आवर जो है ये धारा की दिशा में चाल आ गई, यानी कि x प्लस का y बराबर 8। तो यहाँ पर x बराबर शांत जल में नाव की चाल कैलकुलेट कर लेंगे, यानी कि y से y कट गया, और 2x, x जो है शांत जल में नाव की चाल है, और ये बराबर हो जाएगा आपके पास 12, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर जो है शांत जल में चाल है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में बोला गया कि निकुंज जो है शांत जल में 7 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगा। अब यहाँ पर देखिए 6 की स्पीड से जाएगा शांत जल में, यानी कि 6 से भाग कर देंगे। ये जो टाइम आया घंटे में आया, इसको मिनट में चेंज करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि आपके पास 70 मिनट आ जाएगा। 70 मिनट को क्या लिख सकते हैं, 60 मिनट में 1 घंटा हो गया, और ये ऊपर 10 मिनट, 1 घंटा 10 मिनट आप इसको लिख सकते हैं। यह आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें साइन बीटा बराबर 1/3 है, तो इसका मान कैलकुलेट करके बताना था। तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। अब समकोण त्रिभुज के अंदर एक एंगल ये वाला मान लीजिए बीटा है, तो इसके सामने का ये लंब हो गया, कर्ण आपके पास 3 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा √8, यानी कि 2 आपके पास ये आधार हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, यानी कि ब्रैकेट के अंदर ये सेक बीटा, यानी कि आपके पास हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा कर्ण बटे आधार, यानी कि 3/2 √2 माइनस ये 1/2 √2 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर कैलकुलेट करना है, यानी कि ऊपर आपके पास 2 बचा, बट्टे में 2 √2, और इसका स्क्वायर, यानी कि 2 से तो 2 कैंसिल, 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसका मध्यानुपाती कैलकुलेट करना था, तो अंडर के अंदर दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 0.03 और मल्टीप्लाई में करेंगे 0.0003। तो यहाँ पर देखिए 3 इंटू में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा, और 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, और बट्टे में जो है आपके पास ये 6 0 आएंगे, 4 0 यहाँ पर, 2 0 यहाँ पर, तो 6 0 के आधे हो जाएंगे, यानी कि 3 0। अब 3 स्थान पर दशमलव लगा दीजिए, यानी कि 0.003, ये आपके पास एलसीएम आ जाएगा, ये सॉरी मध्यानुपाती आ जाएगा। एक बेलन में 16 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक पानी भरा है। यदि 9 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोला इसमें डाला जाता है तो बेलन की त्रिज्या जो है 12 सेंटीमीटर होने पर उसमें पानी की ऊंचाई में हुई वृद्धि ज्ञात कीजिए। यानी कि एक बेलन आपको यहाँ पर ये दे रखा है, ठीक। अब इसमें जो है यहाँ पर 16 सेंटीमीटर तक पानी भरा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर मान लीजिए पानी जो है यहाँ तक भरा हुआ है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पानी भरा हुआ है। अब यहाँ तक पानी ये जो है 16 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भरा हुआ है, ये क्वेश्चन में बोला गया, और इसके आधार की त्रिज्या आपको दे रखी है 12 सेंटीमीटर, इतना आपको दे रखा है। अब इस पानी के अंदर एक गोला डाल दिया जाता है 9 सेंटीमीटर त्रिज्या का जो है इसमें
गोला डाल दिया जाता है। तो इसके कारण इसके पानी में जो है ये मान लीजिए h ऊंचाई की वृद्धि हुई, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है पानी की ऊंचाई में h वृद्धि हुई। ये h आपको कैलकुलेट करके बताना है। अब देखिए यहाँ तक अगर हम बेलन का आयतन कैलकुलेट करें, अब जो पानी जहाँ तक है उसका आयतन कैलकुलेट करेंगे तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि पाई इंटू में आर का स्क्वायर, यानी कि 12 इंटू में 12 इंटू में h कितना होगा, टोटल आपके पास h प्लस 16 होगा। बट इसके अंदर आप अब देखिए गोले का आयतन भी शामिल है, पानी के आयतन में गोले का आयतन भी शामिल है, यानी कि इसमें से गोले का आयतन अगर हम हटा दें तो जो पहले पानी था उसका आयतन के बराबर आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर 4/3 पाई इंटू में आर का क्यूब, यानी कि आर गोले की त्रिज्या कितनी है 9 है, यानी कि 9 इंटू में 9 इंटू में 9, और ये बराबर आ जाएगा आपके पास पहले जो पानी था उसके आयतन के, यानी कि पहले यहाँ तक पानी था तो यहाँ पर ये पाई आर स्क्वायर यानी कि 12 इंटू में 12 एच, यानी कि पहले यहाँ पर 16 ऊंचाई तक पानी भरा हुआ था तो यानी कि इंटू में 16 रखेंगे। अब पाई इधर से कॉमन आकर कट जाएगा, ये पाई से पाई कैंसिल। इसके अलावा यहाँ पर देखिए 1 12 यहाँ से कट जाएगा और ये 3 त्रिका 9 और 4 त्रिका 12, यानी कि 1 12 यहाँ से कॉमन आकर जो है इस 12 से कट जाएगा। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, यानी कि यहाँ से सोल्व करते हैं तो ये 12 के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ये 12h हो गया और प्लस में 12 इंटू में 16 यानी कि 12 6 के 72 का 2 और 12 और 7 कितना हो जाएगा 19 192 और ये माइनस में 9 9 81 होगा और ये बराबर में आपके पास ये भी 12 इंटू में 16 यानी कि 192 आएगा, 192 से 192 कैंसिल और 12h बराबर कितना आ जाएगा 81 आ जाएगा। h बराबर कितना आ जाएगा, ये देखिए 3 से कटेगा 4 बार, 3 से कटेगा 3 दूनी 6 7 त्रिका 21, यानी कि h बराबर आ जाएगा 6 चौके 24 और 7 चौके 28 और 5 चौके 20, यानी कि 6.75 सेंटीमीटर जो है यह पानी की ऊंचाई में वृद्धि हुई गोले को डालने से। ठीक है, एक लंबवर्तीय शंकु की त्रिज्या, एक लंबवर्तीय शंकु की ऊंचाई और उसके आधार की त्रिज्या का अनुपात यह है, यदि इसका आयतन 314 सेंटीमीटर क्यूब है तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या है, ये आपको दे रखा है पाई बराबर 3.14 यूज करना है। अब यहाँ पर देखिए शंकु आपके पास ये इस तरह से दिया हुआ है, तो शंकु के आधार की त्रिज्या और इसकी ऊंचाई का रेशियो आपको यहाँ पर दिया गया है, ये आधार की त्रिज्या और शंकु की ऊंचाई का रेशियो। अब ये त्रियक लंबाई इसकी एल होती है, एल आपको कैलकुलेट करके बताना है। यहाँ पर ये 12x इसकी हाइट हो गई, 5x इसकी त्रिज्या हो गई, ये मान लीजिए। अब अगर आयतन अगर हम कैलकुलेट करें तो 1/3 पाई की वैल्यू 3.14 काम में लेनी है और इंटू में आर का स्क्वायर यानी कि 5x इंटू में 5x और इंटू में हाइट यानी कि 12x और ये बराबर आपके पास आयतन दे रखा है 314 के, दशमलव हटाएंगे बट्टे में क्या आएगा 100 आएगा, तो ये 314 से 314 एक बार कैंसिल हो गया और इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे तो ये 3 से 12 कट जाएगा 4 बार, 5 5 25 इंटू में 4 करेंगे 100 आएगा और 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या x 3 बार मल्टीप्लाई में बचा यानी कि x का क्यूब बराबर 1 यानी कि x बराबर 1। तो आपके पास एक्चुअल में ये आपके पास जो है हाइट एंड त्रिज्या भी आपके पास 12 और 5 हो जाएंगे, तो ये आपके पास हाइट 12 और ये 5 है, तो त्रिज्या ये आपके पास त्रियक लंबाई ट्रिपलेट से कितनी हो जाएगी 13 हो जाएगी। ये आपके पास ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखें, यदि दो वृत्तों की त्रिज्याएं ये हैं और अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई 20 सेंटीमीटर तो दोनों केंद्रों के बीच की दूरी क्या होगी। अब यहाँ पर देखिए अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा किस तरह से होती है मैंने आपको बता रखा है, यहाँ पर 2 सर्किल ये दे रखे हैं और इस तरह से ये जो है उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा इनको स्पर्श करते हुए जाती है। ये मान लीजिए ए बी है, इसकी लंबाई आपको 20 दे रखी है, केंद्रों के बीच की डिस्टेंस मान लीजिए ये डी है, ये डी आपको कैलकुलेट करके बतानी है। बाकी त्रिज्या आपको दे रखे R1 और ये R2, तो फॉर्मूला आपके पास होता है ए बी बराबर अंडर के अंदर डी का स्क्वायर और ये माइनस करते हैं हम R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए आपके पास ए बी बराबर आपको दे रखा था 20 और 20 का अगर इधर से वर्गमूल हटाएंगे तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा और इधर डी स्क्वायर और ये R1 प्लस R2 करेंगे आपके पास 6 प्लस का 9 का स्क्वायर। अब यहाँ पर 20 का स्क्वायर 400 हो गया और बराबर में डी का स्क्वायर, बट यहाँ पर आपको ध्यान रखना था ये माइनस था, ठीक है, तो ये माइनस का चिन्ह था, यहाँ पर ये माइनस का चिन्ह था और ये 15 होगा, 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 माइनस का होगा और 225 इधर आएगा तो डी स्क्वायर बराबर क्या आएगा 625 और डी बराबर कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, यानी कि केंद्रों के बीच की डिस्टेंस जो है 25 सेंटीमीटर थी। अब देखिए 7:30 PM पर एक साइकिल के मालिक ने देखा कि एक चोर उसकी साइकिल को उसके घर से चुराकर एक विशेष दिशा में जा रहा है और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की लगभग चाल से साइकिल चला रहा है। उसने पुलिस को चोरी की सूचना दी और पुलिसकर्मी ने चोरी के समय से आधे घंटे बाद लेकिन 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसी बिंदु से चोर का पीछा करना शुरू किया। पुलिसकर्मी चोर को कितने बजे पकड़ लेगा। अब यहाँ पर देखिए आधे घंटे बाद पुलिस यहाँ पर घटनास्थल पर पहुंचा, यानी कि 7:30 बजे चोरी हुई थी।
7:30 PM पर यह चोरी हुई थी। आधे घंटे बाद यानी कि इसमें अगर आधा घंटा ऐड करेंगे तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 8 बज जाएगा। यानी कि 8 बजे घटनास्थल पर पुलिसकर्मी पहुंचा था। इतने आधे घंटे में देखिए 1 घंटे में चोर जो है 10 किलोमीटर जा रहा था, तो आधे घंटे में 5 किलोमीटर जा पाया। यानी कि अब जो है पुलिस और चोर के बीच यानी कि थीफ के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 5 किलोमीटर है। अब ये 5 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर होगी तो टाइम आपके पास आ जाएगा 5 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर होगी रिलेटिव स्पीड से। रिलेटिव स्पीड कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, एक ही दिशा में जा रहे हैं चोर और पुलिस, तो इनको माइनस करेंगे इनकी स्पीड को, तो 10 - 12 करेंगे 2, यानी कि 2 का भाग लगाएंगे तो 2.5 आ गया। 2.5 घंटे में जो है चोर पकड़ा जाएगा। 2.5 घंटे को क्या लिख सकते हैं, 2 घंटे 30 मिनट लिख सकते हैं। 2 घंटे 30 मिनट, जब 2 घंटे 30 मिनट इस टाइम में ऐड करेंगे, 2 घंटे 30 मिनट इस टाइम में ऐड करेंगे तो आपके पास क्या टाइम होगा, ये 10 बज जाएंगे और यहाँ पर जो है 30 मिनट हो चुके होंगे और ये PM का टाइम होगा। ये आपके पास करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए यहाँ पर 850 मीटर 700 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियाँ मुंबई राजधानी और किसान एक्सप्रेस एक दूसरे से 1050 मीटर दूर हैं और एक दूसरे की ओर समानांतर पटरियों पर चल रही हैं। अब देखिए एक दूसरे की ओर यानी कि विपरीत दिशा में ये चल रही हैं। ये आपके पास मुंबई राजधानी 62 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और एक्सप्रेस किसान एक्सप्रेस जो है 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। कितने समय में रेलगाड़ियाँ एक दूसरे को पार करेंगी। अब यहाँ पर देखिए टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये आपके पास हो जाएगी 1550 और ये ऐड करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगी 2600 और बट्टे में इन दोनों का प्लस कर लेंगे क्योंकि विपरीत दिशा में ट्रेनें चल रही हैं। तो ये आपके पास 117 किलोमीटर पर आवर इनकी स्पीड हो जाएगी रिलेटिव स्पीड। बट मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 से गुणा करेंगे यानी कि 9 से कट जाएगा 2 बार, 9 से कटेगा 13 बार, 13 से कटेगा 26 2 बार और यहाँ पर ये 200 आ जाएगा। 5 से कटेगा 500 के 20 यानी कि 40 आ गया। तो बट्टे के बट्टे में यानी कि ऊपर जाएगा तो 40 × में 2 होगा यानी कि 80 सेकेंड में जो है ये ट्रेन पार कर जाएगी। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर देखिए अधिकतम कमाई वाले क्षेत्र और न्यूनतम कमाई वाले क्षेत्र से होने वाली आय के बीच का अंतर बताना था। तो अधिकतम यहाँ पर ये देखिए 115 और न्यूनतम यहाँ पर 60 है, दोनों का डिफरेंस करते तो 55 आपके पास आंसर। अब इसमें देखिए ऊपर यहाँ पर भिन्न में बदलेंगे तो ये आपके पास 2 और 1 3/2 होगा और यहाँ पर ये भाग है मैं गुणा में करके लिख रहा हूँ यानी कि आपके पास अगली भिन्न पलट जाएगी यानी कि 4 × 12 1 13/4 यानी कि 4/13 हो जाएगी और ये प्लस में 1/2 और गुणा में चेंज करेंगे तो अगली भिन्न आपके पास 14/13 हो जाएगी और यहाँ पर प्लस में 1/5। अब नीचे बट्टे में सोल्व करके लिखेंगे तो ये 1/5 और 3 दूनी का 6 और 1 7/2 और ये माइनस के अंदर 1/3 गुणा में चेंज करेंगे तो 4 3 7/4 यानी कि 4/7 हो जाएगी और ये 3 दूनी का 6 1 7/2 हो जाएगी। 7 से 7 कैंसिल, 2 से ये 2 बार कैंसिल। इसके अलावा यहाँ पर ये 2 से 2 बार कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 2 से ये 7 बार कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूँ, यहाँ पर आपका काम है ये, ठीक है, सॉल्यूशन करना। अब देखिए 3 दूनी का 6/13 7/13 यानी कि आपके पास 13/13 1 आ जाएगा और 1/5 यानी कि 6/5 आपके पास ये हो जाएगी ऊपर भिन्न और बटे में हो जाएगा ये आपके पास 5 दूनी का 10 30 एलसीएम आएगा और 7 3 का 21 माइनस करेंगे ये आपके पास 20 यानी कि 1/30 आएगा। 5 से काटेंगे 6 बार कटेगा बट्टे के बट्टे में यानी कि 6 ऊपर जाकर 6 से मल्टीप्लाई होगा 36 आंसर। नेक्स्ट देखिए, अब साइन ए बराबर ये दे रखा है तो इसका मान कैलकुलेट करके बताना था। तो यहाँ पर देखिए ए का मान कितना हो जाएगा, ये 60 डिग्री, क्योंकि साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो ये 2 × में ये तो उल्टा हो जाएगा आपके पास 2/√3 और यहाँ पर प्लस में कोट की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 1/√3। कोट 60 डिग्री की होती है 1/√3। तो यहाँ पर ये आपके पास ब्रैकेट के अंदर आएगा 3/√3। √3 से कट जाएगा √3 बार 2/√3 आपके पास करेक्ट आंसर आ जाता। नेक्स्ट देखिए, 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में मतदाता सूची के 20% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया और 80 मतदाताओं ने अपने मतपत्र खाली छोड़ दिया। विजेता उम्मीदवार ने मतदाता सूची में दर्ज कुल मतदाताओं के 45% मत प्राप्त किए और उसे अपने विरोधी उम्मीदवार से जो है 280 मत अधिक मिले। तो सूची में मतदाताओं की संख्या कितनी थी। अब यहाँ पर देखिए 100% मैं मान लेता हूँ कि मतदाताओं नामांकित मतदाता थे, ठीक है, और इसमें से 20% ने वोट नहीं डाला यानी कि यहाँ पर 80% ने अपना मत डाला होगा। अब यहाँ पर देखिए 80 मतदाताओं ने अपने मतपत्र खाली छोड़ दिए यानी कि इसमें से 80 माइनस कर देंगे, इतने वोट यहाँ पर पड़े होंगे। इसके अलावा क्वेश्चन में बोला गया कि जीतने वाले उम्मीदवार ने जो है यहाँ पर 45% मत प्राप्त किया कुल मतदाताओं यानी कि 100 का 45% इसने प्राप्त कर लिया। विनर ने 45% प्राप्त कर लिया, तो लूजर ने कितना प्राप्त किया होगा। अब देखिए 100 का ही हमने कैलकुलेट किया था 80%, 100 में से ही 80% कैलकुलेट किया था, तो 80% में से 45% इसने प्राप्त कर लिया, बचे कितने, ये आपके पास 35% बचे और -80 यानी कि ये लूजर के वोट बचे हैं। अब ये इनका माइनस करेंगे, हम इनको आपस में माइनस करेंगे तो इनका डिफरेंस जो आएगा वो 280 के बराबर आएगा, क्योंकि 280 मतों से ये जीत जाता विजेता। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो ये 10% बच गया, ये माइनस माइनस प्लस का 80 होगा, 80 इधर जाकर माइनस होगा बराबर 200।
यानी कि 10% बराबर 200, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, दोनों साइड 10 का गुणा कराना था, यानी कि 2000। तो मतदाता सूची में जो है ये आपके पास 2000 मतदाता, ठीक है, मतदाताओं की संख्या जो थी 2000 थी। अब देखिए 3 संख्या इस अनुपात में और उनका लघुत्तम समापवर्त आपको दे रखा है एलसीएम, तो महत्तम समापवर्तक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैलकुलेट करके बताना है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आप x मान लीजिए। अब यहाँ पर देखिए 5x और ये 7x और ये 9x, ये आपके पास ये इस तरह से ये 3 संख्याएं हो जाएंगी। अब ये 3 संख्याएं इस तरह से हो जाएंगी। अब यहाँ पर देखिए 5, 7 और 9 में और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, क्योंकि x ही यहाँ पर कॉमन फैक्टर है, तो यही इनका HCF होगा। अब यहाँ पर एलसीएम अगर हम लेते हैं तो 5 इंटू में 7 इंटू में 9 कर देते हैं और ये इंटू में HCF से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आपके पास एलसीएम आएगा। और एलसीएम आपको दे रखा है ये 34,650 इसके बराबर हो जाएगा। इसको काट पीट के सोल्व कर देना, यानी कि 9 से काटेंगे तो 9 त्रिका 27, 9 त्रिका 27 आ जाएगा। और यहाँ पर शेषफल बचेगा 7 9 8 72 और यहाँ पर 4 बचेगा, 9 5 45 0। अब 7 से काटेंगे तो 7 5 35 और 7 5 35 यानी कि 550 आएगा। 5 से काटेंगे तो x बराबर 110 आ जाएगा, यानी कि x हमने HCF माना था, यानी कि इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 110 होगा। यहाँ पर देखिए 2 पुरुष या 4 महिलाएं एक दीवार को 34 दिनों में बना सकते हैं, तो 6 पुरुष और 5 महिलाएं उसी दीवार को कितने दिनों में बना सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए 2 मेल हैं, ये 34 दिन में बना सकते हैं, या फिर यहाँ पर 4 फीमेल हैं, ये जो है 34 दिन में ये दीवार बना सकते हैं। बट यहाँ पर ये आपके पास टोटल वर्क होंगे तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे, 34 से 34 कैंसिल, और इसके अलावा यहाँ पर 2 से काटेंगे तो ये 2 बार कैंसिल, यानी कि मेल और फीमेल की एफिशिएंसी का रेशियो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 2:1, ठीक है, 2:1 आ जाएगा। अब यहाँ से आप टोटल वर्क कैलकुलेट कर लेंगे, किसी भी साइड से कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल वर्क कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास बराबर हो जाएगा, यहाँ पर 4 फीमेल थी, 1 फीमेल की एफिशिएंसी 1 यूनिट और इंटू में 34, ये टोटल काम आ जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन से जाकर अगर देखेंगे आप, ये 6 पुरुष थे, एक पुरुष की एफिशिएंसी कितनी थी, यहाँ पर ये आपके पास 2 थी, यानी कि 6 दूनी का 12 हो गया। एक मेल की एफिशिएंसी, एक फीमेल की एफिशिएंसी 1 थी, यानी कि 5 इंटू में 1 करेंगे 5 हो गया, तो 6 दूनी 12 और ये 5 कितना हो गया 11, ये 1 सेकंड, 6 दूनी 12 और ये 5 कितना हो गया 17 हो गया, यानी कि 17 का इसमें भाग देंगे तो 17 दूनी 34, यानी कि टोटल 8 दिन में जो है ये काम कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 8 छात्रों का औसत वेट ये है और 44 किलो औसत वजन वाले 4 छात्रों और 58 किलो औसत वजन वाले 4 छात्रों को भी शामिल कर लिया जाए तो 16 छात्रों का औसत वजन ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए 48 और इंटू में ये आपके पास हो जाएंगे 8, ये टोटल वेट हो जाएगा इनका 8 छात्रों का, प्लस इसमें 44 किलो औसत वेट वाले 4 छात्र ऐड कर लिए जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर 58 किलो औसत वेट वाले 4 छात्र और ऐड कर लिए जाते हैं। अब इनका 16 छात्र हो गए, यानी कि 16 छात्र का वेट, टोटल वेट कितना हो जाएगा, एवरेज वेट कितना हो जाएगा, यानी कि 16 से भाग कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए आप 16 से काटेंगे तो 8 कट गया, 2 इसमें से कट जाएगा, यानी कि आपके पास 24 आ जाएगा, और 4 ये कट गया, 4 इसमें से कटेगा, ये 11 आ जाएगा, और 4 ये कट गया और बट्टे में 4, यानी कि आपके पास यहाँ पर 2 से कट जाएगा, ये आपके पास 29 आ जाएगा, और ये बट्टे में 2 बचेगा, ठीक है। तो ये 29/2 बचा, इनको सोल्व कर लेंगे, आपके पास 35 हो गया, प्लस में 29 में 2 का भाग लगाएंगे तो ये 2 1 कम 2, 4 दूनी का 8.5 आ जाएगा, ऐड करेंगे तो ये 49.5 आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर देखिए यदि किसी व्यक्ति ने सभी वस्तुएं 3 लाख में खरीदी तो एक टीवी की लागत लैपटॉप की लागत की तुलना में कितने कम है। तो यहाँ पर टीवी का अगर देखते हैं तो ये ग्रे कलर वाला 15% आपको दिखाई पड़ रहा होगा, और लैपटॉप का अगर देखते हैं हल्का ब्लू वाला यानी कि 30% दिखाई दे रहा होगा, ये 30% और ये 15%, दोनों का डिफरेंस अगर देखते हैं तो 15% का, तो 15% कैलकुलेट करते आप, ये 3 लाख का 15% कैलकुलेट करते, 3 0 से ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, 15 3 45 आगे 3 0 आंसर आ गया। बाकी इंग्लिश वाले जो है यहाँ से इसको इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, पीछे जाकर सॉल्यूशन को समझ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिससे जो है में से प्रत्येक को विभाजित करने पर कुछ भी शेष न रहे। अब यहाँ पर देखिए इनका आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, यानी कि 13 में से 6 गया 7 बचा, और यहाँ पर जो है 10 में से 3 गया 7 बचा, और 7 में से 0 गया 7 बचा। डिफरेंस कितने का है 2 संख्याओं में, ये आपके पास 777 का है। तो अब यहाँ पर ये तो ऑप्शन में दिया नहीं गया, तो यानी कि इसका ही कोई फैक्टर होगा। अब इसका फैक्टर करें तो ये संख्या जो है 3 से डिविजिबल है, तो 3 से डिविजिबल है, 3 का भाग लगा दीजिए, यानी कि 3 दूनी का 6, और इसके बाद 5 3 का 15, और ये आपके पास आ जाएगा 9 3 का 27, यानी कि 259 आपके पास मैच हो रहा है ऑप्शन में। ये आपके पास इनका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा, यही आपके पास होगा, ठीक है आंसर। महेश चावल को 24% हानि पर बेचने हेतु सहमत हो गया क्योंकि चावल खराब हो गया था, हालांकि उसने ग्राहकों को धोखा दिया, 50 ग्राम चावल के स्थान पर 19 ग्राम चावल दिए, उसके लाभ या हानि का प्रतिशत कितना होगा। अब यहाँ पर देखिए 24% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, 24% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 6 चौके 24, यानी कि 4 से काटेंगे तो 6/25, यानी कि 25 पर उसने 6 का जो है 6 का लॉस हुआ, ठीक है। तो 25 उसका कॉस्ट प्राइस था,
25 उसका कॉस्ट प्राइस था, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 6 कम, यानी कि ये आपके पास 19 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 50 ग्राम उसे तोलना था, यानी कि 50 ग्राम के पैसे वो ले रहा था और यहाँ पर उसने तोला कितना 19 ग्राम तोला, यानी कि 19 ग्राम उसके पास से सामान सारा है। यहाँ पर 19 5 95 और यहाँ पर 19 दूनी 38 और 9 38 और 9 कितना हो जाएगा, ये आपके पास 47 475 होगा। 19 5 95 यानी कि 950 हो गया। अब यहाँ पर डिफरेंस देखिए कितने का, यानी कि 475 की वस्तु 950 में बिक रही है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, ये आपके पास 475 का ही प्रॉफिट हो रहा है। तो 475 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पर 475 पर, और गुणा करते 100 से, यानी कि परसेंटेज में प्रॉफिट आ जाता है आपके पास, ये भी 100% का प्रॉफिट होता है यहाँ पर, ठीक है, न कि लॉस, प्रॉफिट होता है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मिहिर एक किताब 625 में खरीदता, हालांकि कुछ अत्यावश्यकता के कारण वह इसे 550 में बेच देता है, उसके हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए 625 में उसने खरीदा और इतने में उसने बेचा, यानी कि लॉस कितने का हुआ यहाँ पर लॉस हुआ ये 75 का, ठीक है। तो ये आपके पास 75 कम में बेचा इसने, 75 कम में बेचा, 75 कम में बेचा कितने पर 625 पर, और गुणा करते 100 से। तो ये तो आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा होगा 12% आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 125 से 4 बार कट जाएगा, 125 से 3 बार कट जाएगा, आंसर आ जाता। यहाँ पर देखिए एक लड़का 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से घर से स्कूल जाता है और 17 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस आता। पूरी यात्रा के लिए जो है उसकी औसत चाल क्या होगी, तो फॉर्मूला लगाएंगे 2ab अपॉन a प्लस का b, क्योंकि आने और जाने में जो है डिस्टेंस जो है सेम है, यानी कि दूरी बराबर है। तो यहाँ पर ये आपके पास a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, वैल्यू पुट कर दीजिए, यानी कि 2 इंटू में 30 इंटू में 70 और प्लस करेंगे 100 हो जाएगा। 100 का भाग लगाएंगे तो 7 3 का 21 और इंटू में 2 करेंगे 42 किलोमीटर पर आवर जो है एवरेज स्पीड आ जाती। नेक्स्ट देखिए, यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवर्ती आधार पर की जाती है 8000 की राशि पर 20% वार्षिक की दर से 1 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करें। अब यहाँ पर देखिए 1 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कैलकुलेट करना है अर्धवार्षिक चक्रवर्ती आधार पर, यानी कि 6 मंथ होते हैं अर्धवार्षिक में। अब यहाँ पर 1 वर्ष में कितने होते हैं 12 मंथ होते हैं, यानी कि 12 में अगर 6 का भाग लगाएंगे तो ये कितना आएगा 2 आएगा, यानी कि ब्याज जो है 2 बार कंपाउंडेड होगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपके पास आधी हो जाएगी, यानी कि 20 में 2 का भाग लगाएंगे तो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगी। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/10, यानी कि 10 का प्रिंसिपल था 1 का ब्याज मिला, यानी कि अमाउंट कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। 2 साल का कैलकुलेट करते हैं उसी तरह से कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि 2 बार कंपाउंडेड होगा तो यहाँ पर पावर 2 कर दीजिए। 100 यहाँ पर प्रिंसिपल था, 121 आपके पास अमाउंट हो जाएगा, यानी कि 21 का यहाँ पर ब्याज मिला। अब क्वेश्चन में देखिए 100 की वैल्यू आपको दे रखी थी, यानी कि प्रिंसिपल आपको दे रखा था 8000, कितना गुना दे रखा था 80 गुना दे रखा था। तो ये आपके पास ब्याज जो आया है 21 यूनिट, ये भी 21 ना होकर 21 का 80 गुना हो जाएगा, यानी कि 21 8 168 और यहाँ पर आगे एक 0 आंसर आ जाता, इतना ब्याज चक्रवर्ती ब्याज प्राप्त होता। अब यहाँ पर देखिए इसको सोल्व करना है, इनका HCF कैलकुलेट करना है। तो इसको अगर हम सोल्व करके लिखें तो x स्क्वायर की पावर 3 लिख सकते हैं और प्लस में 1 की पावर 3 लिख सकते हैं। a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला लग जाएगा, यानी कि x स्क्वायर प्लस 1 इंटू में ब्रैकेट के अंदर x स्क्वायर का स्क्वायर, यानी कि x की पावर 4 माइनस करेंगे एक्स स्क्वायर इंटू में 1, यानी कि एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और ये यहाँ पर प्लस में b का स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आप इसको भी सोल्व कर लेंगे अलग से, यानी कि इसको सोल्व करेंगे तो ये आपके पास एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं और माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर लग जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब आगे कोई फैक्टर करने की आवश्यकता नहीं थी, हालांकि मैं करके दिखा देता हूँ। x माइनस 1 इंटू में x प्लस का 1 लिख सकते हैं इसको, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पर देखिए a की ब्रैकेट आपको मैच करती हुई दिखाई पड़ रही होगी, तो यही आपके पास इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर देखिए गांव आर में निरक्षरों की संख्या गांव पी में निरक्षरों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो गांव पी में देखते और ये आर में देखते, ये 380 है निरक्षरों की संख्या, कुल जनसंख्या में से निरक्षरों की संख्या देखनी थी यहाँ पर, ठीक है। तो ये 150 है। अब यहाँ पर ये इससे कितनी कम है, यानी कि यहाँ पर ये है 30 ये, और ये आपके पास जो है 150, ये आपके पास 80 ये और 150, यानी कि आपके पास हो जाएगा 230। 230 कम दिखाई पड़ रही होगी, इससे 230 कम दिखाई पड़ रही होगी, यानी कि 230 की कमी है कितने पर, ये 380 पर, और गुणा कर देते हैं आप यहाँ पर जो है 100 से परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए। यहाँ पर देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे 19 बार और 2 से काटेंगे 25 बार, ये 50 बार, ठीक है। तो यहाँ पर 23 पंच 115 होता है और एक 0/19, 19 का भाग लगाएंगे तो ये आपके पास कितनी बार जाएगा 19 5 95, 19 1 114 और 19 7 133, यानी कि ज़्यादा चला जाएगा, तो 19 1 114 और शेषफल बचा 1। अब उतारेंगे 0, भाग जाएगा 0 बार और यहाँ पर 10 शेषफल बचा बटे 19% आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए, वही क्वेश्चन यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हो तो इंग्लिश वाले यहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर एक आयत के भुजाओं का अनुपात ये है और इसका क्षेत्रफल ये है, तो इसका परिमाप क्या होगा, यानी कि आपके पास लंबाई हो जाएगी 3x और ये चौड़ाई हो जाएगी 8x, ठीक है। तो यहाँ पर ये चौड़ाई हो जाएगी और ये लंबाई हो जाएगी, सॉरी। अब यहाँ पर देखिए आप अगर क्षेत्रफल कैलकुलेट करेंगे तो 8x इंटू में 3x करेंगे और ये आपके पास क्षेत्रफल दे रखा है 1944 के बराबर। तो यहाँ से 8 3 का 24 होगा और 24 से इसको काटेंगे तो ये आपके पास कितना आएगा
8 तिरका 24, 24 8 192 होता है और यहाँ पर जो है बचेगा शेषफल 2 उतारेंगे 4, 24 से कम 24, ठीक है। तो 81 आ गया। इधर एक्स स्क्वायर बराबर 81 आया, यानी कि एक्स बराबर कितना आ जाता, 9 आ जाता। जैसे एक्स बराबर 9 आया तो भुजाएं आपके पास क्या हो जाएगी, 9 तिरका 27 हो जाएगी और 9 अठे 72 हो जाएगी। तो परिमाप कैलकुलेट करना था, यानी कि 2 इंटू में करते लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि 72 प्लस का ये 27 करते तो ये आपके पास 2 इंटू में 99 आता और 2 इंटू में 99 यानी कि 198 जो है सेंटीमीटर में आपके पास इनका परिमाप आ जाता। तो ये थे आपके पूरे 50 के 50 क्वेश्चंस। और यहाँ तक की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।